इस बात की गौर व फिक्र करना सिखाया गया कि क्या तुम देखते हो ज़मीन में बीज तुम डालते हो, पौधा या प्लांट हम उगाते हैं कि तुम ताज़ा ताज़ा उगाते हैं। तो ये एक अजीब बात है कि मतलब मिट्टी है, वही मिट्टी को जो है कितना ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर खोद के देखो वहाँ कोई अनाज है क्या, कोई गेहूं के दाने हैं क्या, लेकिन एक दाना डाला जाता है और जो है बहुत सारे दाने निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिफिक रिसर्च का जहन बनता चला गया। इस साइंटिफिक रिसर्च के बॉन्ड पर ये देखिए, इसके अंदर भी जो बताया गया है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैरत की बात है। मैं आपको चंद बात बस बता देता हूँ इसके अंदर कि अलम नजअल अर्ज़ मिहादा, क्या ये वाकई नहीं हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया। अगर ज़मीन आड़ी टेढ़ी होती, ऊपर नीचे, जैसे कई जगह बाज़ ज़मीनों के अंदर ऊपर नीचे पहाड़ी पूरा इलाका है, तो यहाँ पर बसना मुश्किल हो जाता। ये जो सड़कें, ये जो तरक्की हुई, ये नामुमकिन हो जाती है, लोग मकान नहीं बना पाते। फिर आगे कहा वल जिबाल औताद, और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। ये जो ज़मीन पे इतनी चलत फिरत होती है, ज़मीन के ऊपर इतना जो प्रेशर होता है, तो जो पहाड़ होते हैं मेखों की तरह गड़े हुए हैं। तो आता है कि जो है वो पहाड़ों की वजह से ज़मीन ज़लज़लों से बची हुई है, ये प्रेशर को सह रही है। और जितना पहाड़ ऊंचाई के ऊपर हमारे को नज़र आता है, इतना पहाड़ नीचे अंदर ज़मीन में भी गड़ा हुआ है। इसीलिए जिन लोगों ने किन्हीं असबाब की वजह से जो पहाड़ों को काटा, तोड़ फोड़ दिया, तो वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिसबैलेंस पैदा हो गए। तो पहाड़ जितना ऊपर नज़र आता है इतना नीचे भी। और पहली बार कुरान के अंदर इसको कहा कि मेघ की तरह है, वह खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। तो कायनात की तमाम चीज़ों पे जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हर चीज़ का जोड़ा है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक कंडीशन के अंदर जब देखते हैं कि हम एटम को देखते हैं, तो हम उसके अंदर भी देखते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो क्या है, वहाँ भी जोड़े की शक्ल के अंदर है। ठीक, उसके बाद फरमाया वजालना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारी नींद को बायस सुकून बनाया और रात को पर्दापोश। बहरहाल इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ये बताया गया कि गौर व फिक्र, जो हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही है इसके बारे में हम गौर व फिक्र करें कि ये किस तरह के मामले हैं। अब इस गौर व फिक्र के नतीजे में यह हुआ कि मुसलमानों के अंदर साइंटिफिक मिजाज परवान चढ़ा। और शुरुआती ज़माने के अंदर जाबिर बिन हयान, जिन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई तजुर्बात करे और दुनिया को और लोगों के सामने इसके अंदर पेश करे। उसके बाद ये हुआ कि मुसलमानों ने उसके साथ साथ मेडिकल साइंस के अंदर अजीमुशान तरक्की की। इसके अंदर किसी किस्म का तासुब का सबूत नहीं था कि जो है इसके अंदर उस टाइम जो है वो यूनानी जो है वो मेडिकल साइंस के अंदर बहुत आगे थे। उनके अंदर बड़े बड़े फ़िलोसफर, बड़े बड़े डॉक्टर्स गुजर चुके थे। और उसी बेस और उसी बुनियाद के ऊपर जो पहले उमवी खलीफा थे, उमवी हुकूमत जो है खिलाफत राशिदा के बाद उमवी हुकूमत 91 साल रही। 91 साल के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अतिब्बा को बुलाए, मुख्तलिफ़ किस्म के और इल्म की पजीराई की। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लोग गैर मुस्लिम है तो हम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए एक हदीस में आता है कि जो इल्म जो है वो मोमिन की कोई भी मीरास है। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा साइंटिफिक आलिम है, वो अगर मुसलमान नहीं है तो हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करेंगे, फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी कोई भी मीरास है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी अगर साइंटिफिक बात बताता है तो हम उसको क्या करेंगे, उससे फ़ायदा हासिल करेंगे, कोई उसके अंदर दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई इल्म की बात है, एक बात ये हो गई। उसके बाद एक लंबा सिलसिला चला। इसके अंदर आज से 1000 साल पहले शेखुर रईस बुअज़ीज़ सीना जो है मुसलमानों के अंदर एक मशहूर साइंटिस्ट पैदा हुए। उन्होंने पहली बार ऐसा दावा किया 18 साल की उम्र में। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र के बाद मेरे इल्म के अंदर एक लफ्ज़ का भी इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 18 साल की उम्र तक उन्होंने जितनी भी साइंस, जितनी भी फ़िलासफ़ी, जितना भी इल्म, जितनी भी रिसर्च थी, वो सारी की सारी किताबों की स्टडी कर चुके थे। कितनी उम्र में? 18 साल की उम्र में उन्होंने